Hello everyone, this is Juhi and I welcome you all on the platform of JRF अड्डा जहां सोशियोलॉजी सब्जेक्ट में आप सभी के लिए लेके आती हूँ। जैसा कि थंबनेल में आपने देखा, आज मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ कि क्या पीवाईक्यू सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, क्या ट्रिक्स हम यूज करते हैं पीवाईक्यू सॉल्व करने में। तो वो सारी चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ। किस तरह से पीवाईक्यू से हम अपना सिलेबस कवर कर सकते हैं, किस तरह से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम पीवाईक्यू से निकाल सकते हैं, आगे उन टॉपिक्स को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, क्या फ्यूचर ईयर क्वेश्चंस हमारे पीवाईक्यू से बन सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज मैं आपको बताने वाली हूँ, तो ज़रूर वीडियो को लास्ट तक देखें। बट उससे पहले अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जेआरएफ अड्डा वेबसाइट भी है, तो आप उसे भी विजिट कर सकते हो। यहाँ पर आपको लाइव टेस्ट और डिफरेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कराई जाती है। जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन भी है, तो उसे भी आप जाके डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर आपको डेली क्विजेस, काउंसलिंग सेशन, पीडीएफ, ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। कोई भी आपको हेल्प चाहिए तो आप हेल्पलाइन नंबर पे कॉल भी कर सकते हो। आप लोग सोच रहे हो ये कार्टून मैंने यहाँ क्यों लगाया है, तो आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ क्वेश्चन सॉल्व करने की निंजा टेक्निक, कि क्या ट्रिक्स हम फॉलो कर सकते हैं सोशियोलॉजी में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो वो मैं आज आपको सब सिखाने वाली हूँ। क्या निंजा टेक्निक हम लगा सकते हैं, वो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो फिर आप भी ऐसे कंफ्यूज्ड इंसान से ऐसे खुश इंसान बन सकते हो। ये सारी चीज़ें आज मैं आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो में। तो जो फर्स्ट टाइप का हमारा क्वेश्चन है, ये अभी हमारा जो रिसेंट एग्जाम हुआ था जून 2023 का, उसी का ही ये क्वेश्चन है। तो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न पे ही मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरह से हम पीवाईक्यूज को सॉल्व कर सकते हैं। कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि क्या हमारा एग्जाम पैटर्न रहता है, किस तरह के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बनते हैं। तो वही मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि उन क्वेश्चन को अब हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं, क्योंकि मेन काम हमारा क्वेश्चन सॉल्व करने का है। तो इन क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, ये मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो मैंने आपको बताया था उसमें कि मोस्टली अब हमसे एमएसओस पूछे जाते हैं, तो ये भी उसी पैटर्न का हमारा क्वेश्चन है। तो हम पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अरेंज द कंसेप्ट एसोसिएटेड विद क्लासिकल सोशियोलॉजिस्ट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो ये चीज भी मैंने आपको कल की वीडियो में बताई थी कि क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन अक्सर आपसे सोशियोलॉजी में पूछता है, चाहे वो बुक्स एंड ऑथर से रिलेटेड हो, कंसेप्ट एंड प्रोपोनेंट से रिलेटेड हो, लॉज एंड एक्ट से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो वो भी आपसे पूछता है, या कोई अगर मूवमेंट्स वाला टॉपिक है तो कौन सा मूवमेंट पहले आया, तो वो भी आपसे क्रोनोलॉजी में। तो इस तरह के क्वेश्चन हमारे बनते हैं, तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है कि इस तरह के क्वेश्चन को हमें बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। अब इन क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, तो सबसे पहले तो अगर आपको एक तरीका तो ये हो सकता है कि आपको इन ये जो टॉपिक्स हैं, एक्सप्लॉयटेशन, रेशनैलिटी, सॉलिडारिटी, पॉजिटिव, इन्हें हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। तो एक तरीका तो ये हो सकता है कि आपको ईयर पता हो, या या आपको डेट पता हो कि किस कब कौन सा लॉ मतलब कंसेप्ट स्टार्ट हुआ था। अगर वो आपको पता है तो आप आंसर कर सकते हो, या मैं आपको ट्रिक बताती हूँ। जैसे ये हमारा टॉपिक क्लासिकल सोशियोलॉजिस्ट से है, तो सबसे पहले आपको नोट डाउन करना है कि कौन सा कंसेप्ट किस थिंकर ने दिया। तो ये चीज मैंने आपको सिलेबस पढ़ते टाइम भी बताई थी कि आप वो कंसेप्ट आप जब भी पढ़ते हो, हमेशा उससे एसोसिएटेड जो भी थिंकर्स हैं उनका नाम आपको हमेशा याद रखना है। तो हिंदी में भी देख लीजिए, शास्त्रीय समाज शास्त्रियों से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, जिन्हें हमें निम्नांकित संकल्पनाओं को व्यवस्थित करना है। तो ये चीजें हमें करनी है। तो सबसे पहले जो एक्सप्लॉयटेशन का कंसेप्ट है, वो हम ज्यादातर देखते हैं कि हमें कैपिटलिज्म, इकोनॉमिक सोसाइटी में हमें देखने को मिलता है। तो जो क्लासिकल थिंकर्स हमारे एक्सप्लॉयटेशन से रिलेटेड है, वो जो मेन थिंकर है वो है कार्ल मार्क्स। तो ये भी कार्ल मार्क्स का एक कीवर्ड हो सकता है, क्योंकि वो कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव को बिलोंग करते हैं। तो कीवर्ड्स आपको हमेशा ध्यान रखने हैं। तो जो एक्सप्लॉयटेशन हमारा कंसेप्ट है वो कार्ल मार्क्स ने दिया है। रेशनैलिटी का कंसेप्ट मैक्स वेबर का है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेशनैलिटी के बारे में इन्होंने बात की है। सोशल साइंसेज में किस तरह से रेशनैलिटी यूज होता है, ये सारी चीजें हमें वेबर ने बताई है। नेक्स्ट जो सॉलिडारिटी का कंसेप्ट है वो इमाइल डर्कहाइम ने हमें बताया है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉलिडारिटी के बारे में डर्कहाइम ने बात की है। नेक्स्ट जो पॉजिटिविज्म का कंसेप्ट है वो हमारे फादर ऑफ सोशियोलॉजी है, अगस्ट कॉम्टे।
तो उनका कंसेप्ट है। तो फर्स्ट थिंग तो आपको ये करनी है कि कौन सा कंसेप्ट किस थिंकर ने दिया है, वो आपको करना है। नेक्स्ट अब आपको पता होना चाहिए कि कौन सा थिंकर किस टाइमलाइन का है। तो ये चीज भी मैंने आपको बताई थी कि एटलीस्ट क्लासिकल जो थिंकर्स हैं उनका आपको ईयर ऑफ बर्थ, ईयर ऑफ डेथ, ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। तो ये मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कार्ल मार्क्स हमका जो पीरियड है वो है 1818 टू 1883 का। मैक्स वेबर का है 1864 टू 1920 का। इमाइल डर्कहाइम का हमारा है 1858 टू 1917 का। और जो हमारे ऑगस्ट कोम्ट है उनका है सॉरी 1798 टू 1857 का। सो ये हमारे क्लासिकल थिंकर्स हैं, तो इनका हमें ईयर ऑफ ये पता, बर्थ पता है, ईयर ऑफ डेथ पता है, तो अब आप इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हो। जैसे सबसे पहले है ऑगस्ट कोम्ट। तो ये अगर आपको टाइमलाइन, अगर आपको नॉर्मली भी ईयर भी नहीं पता हो, नॉर्मली भी अगर आपको याद हो कि सबसे पहले ऑगस्ट कोम्ट हमारे आए थे, फादर ऑफ सोशियोलॉजी है, फ्रेंच सोशियोलॉजिस्ट है वो, और सबसे पहले सोशियोलॉजी भी फ्रेंच में ही इमर्ज हुई थी। तो अगर ये बेसिक चीज भी आपको पता है तो भी आप क्वेश्चन को इजीली आंसर कर सकते हो। तो सबसे पहले तो डी ही हमारा आना है। अब हमें ऑप्शन में देखना, ऑप्शन में आप देखो सिर्फ एक ही ऑप्शन हमारा ऐसा है जिसमें डी पहले आ रहा है। तो ये तो हमारा आंसर एकदम इजीली हमें मिल गया कि इजीली हमें पता है कि इसका आंसर ऑप्शन ए भी ए ही होने वाला है। अब सपोज आपको ये दिया होता डी सी ए बी आपको दिया होता, तो आपको कंफ्यूजन हो सकता था क्योंकि दोनों में डी है, तो अब दूसरा कंसेप्ट पहले कौन सा है, तो इसलिए आपको बाकी थिंकर्स का भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे कार्ल मार्क्स, जो कि डर्कहाइम से पहले आते हैं, बट मोस्टली हम डर्कहाइम को पढ़ते पहले इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने फादर ऑफ एकेडमिक सोशियोलॉजी, कार्ल मार्क्स मोस्टली इकोनॉमिस्ट थे तो इसलिए वो सोशियोलॉजी में बाद में आते हैं। बट अगर टाइमलाइन उनकी देखें तो वो डर्कहाइम से पहले आते हैं, तो इसलिए हमारा सेकंड जो कंसेप्ट है वो एक्सप्लॉयटेशन कार्ल मार्क्स का है। देन थर्ड है हमारे डर्कहाइम जिनका सॉलिडेरिटी का कंसेप्ट आता है। देन जो सबसे लेटेस्ट है वो है मैक्स वेबर, तो उनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो ये तो हमारा तरीका हो गया कि इस तरह से हमें आंसर निकालना। अब आगे हम इन टॉपिक्स को कैसे और प्रिपेयर कर सकते हैं तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे हमें तैयार करना है। तो जैसे अब आपने पॉजिटिविज्म पढ़ा कि ये टॉपिक से अब हम आगे और कैसे चार टॉपिक्स प्रिपेयर कर सकते हैं। तो सपोज आपने पॉजिटिविज्म पढ़ा, तो पॉजिटिविज्म हमारा कंसेप्ट है अगस्ट कोम्ट का। तो आपको पॉजिटिविज्म सबसे पहले तो अगस्ट कोम्ट के बारे में आपको ब्रीफ आइडिया होना चाहिए, उनके क्या क्या कंसेप्ट, उनके जो इतने भी और कंसेप्ट थे एटलीस्ट आप वो उनके एटलीस्ट नेम तो आप रिवाइज कर ही सकते हो कि अगस्त कोम्ट ने और क्या क्या कंसेप्ट हमें दिए थे। तो वो चीज आपको माइंड में रिवाइज करनी है। नेक्स्ट जो चीज है वो आपको ये पता होना चाहिए ऑब्वियसली कि पॉजिटिविज्म क्या होता है, किस बारे में इस टॉपिक में बात की गई है, ये हमें पता होना चाहिए। तो इस तरह से हमें इस टॉपिक को प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट है हमारा जैसे सॉलिडेरिटी है, तो इसके बारे में डर्कहाइम बात करते हैं। तो डर्कहाइम ने, एक तो हमें डर्कहाइम के बारे में अपना रिवीजन करना है उससे कि किस सॉलिडेरिटी क्या होता है, इसके बारे में डर्कहाइम ने क्या कहा है। नेक्स्ट जो है वो हमें इसके टाइप्स भी प्रिपेयर करनी है। जैसे डर्कहाइम ने टू टाइप्स की सॉलिडेरिटी हमें दी है, तो मैकेनिकल सॉलिडेरिटी, नेक्स्ट हमारी है ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी। तो ये चीज आपके माइंड में फिर रिवीजन होना चाहिए कि मैकेनिकल सॉलिडेरिटी क्या होता है, ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी क्या होता है। अगर आप फर्स्ट टाइम भी प्रिपेयर कर रहे हो तो भी आप पीवाईक्यू से प्रिपेयर कर सकते हो। जैसे एक क्वेश्चन आपने पीवाईक्यू का लिया, उससे रिलेटेड जो भी आपको चार कंसेप्ट दिए हैं आप उनके बारे में पढ़ना चालू कर दो, तो आपके टॉपिक्स कवर होते जाएंगे। और पीवाईक्यूज में मोस्टली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही हमसे पूछे जाते हैं। तो अभी 3 मंथ्स में आपको, जो बिगनर्स हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा तरीका हो सकता है कि आप पीवाईक्यूज लो, उनसे अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। तो जैसे डर्कहाइम ने हमें मैकेनिकल एंड ऑर्गेनिक सॉलिडिटी के सॉरी बारे में बताया है, तो वो हमें पता होनी चाहिए। जैसे मैकेनिकल सॉलिडरिटीज में उन्होंने प्रिमिटिव सोसाइटी के बारे में बात की है, तो वो हमें पता होना चाहिए। ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी में मोस्टली जो मॉडर्न सोसाइटीज होती है वहां पर ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी फोकस होती है, और सॉलिडरिटी का आपको मतलब पता होना चाहिए। इससे ही फिर हमारा एक और जो कंसेप्ट निकल के आता है वो है डिवीजन ऑफ लेबर।
तो आपको साथ ही साथ वो भी प्रिपेयर करना है कि किस तरह से ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी में मॉडर्न सोसाइटीज में डिवीजन ऑफ लेबर प्रैक्टिस होता है, किस तरह का डिवीजन ऑफ लेबर प्रिमिटिव सोसाइटी में था। तो ऐसे एक कंसेप्ट से आप बाकी के और कंसेप्ट भी प्रिपेयर कर सकते हो। नेक्स्ट जैसे रेशनैलिटी है वेबर का, तो सेम उसी तरह से आपको सबसे पहले रेशनैलिटी के बारे में पढ़ना है, वेबर के बारे में पढ़ना है। अब जैसे वेबर ने 4 टाइप की रेशनैलिटी हमें दी थी, तो वो आपको ध्यान रखना है, जैसे थ्योरेटिकल रेशनैलिटी, प्रैक्टिकल रेशनैलिटी, फॉर्मल रेशनैलिटी, सब्सटेंटेटिव रेशनैलिटी। तो ये आपको माइंड में रिवाइज करना है कि वेबर ने कितने टाइप की रेशनैलिटी दी थी, क्या क्या फीचर्स इनके हैं, किस मतलब क्या डिफरेंस है, क्या मतलब है इन सब का। तो ये सारी चीजें आप प्रिपेयर करनी है। फिर उसके जो भी एग्जाम्पल्स उन्होंने दिए हैं वो आप याद कर सकते हो। तो इस तरह से आप देखो कि एक टॉपिक से आप कितने सारे 5 से 6 और नए क्वेश्चन आप एक टॉपिक से बना सकते हो। तो इस तरह से हमें पीवाईक्यूज को एनालाइज करना है, पूरा एक एक चीज उनकी बहुत अच्छे से निकालनी है, जिससे हम आगे और फर्दर क्वेश्चन भी प्रिपेयर कर सकें। और क्या न्यू टाइप के क्वेश्चन इन क्वेश्चन से बन सकते हैं, फिर वो भी हमें पीवाईक्यूज के थ्रू देखना है। जैसे अभी आपको एमएसओज में ये पूछ लिया, हो सकता है नेक्स्ट टाइम में आपको रेशनैलिटी के बारे में थोड़ा डीप में क्वेश्चन आ जाए कि कितने टाइप्स की होती है रेशनैलिटी, तो ये हमें पता होना चाहिए। तो इस तरह से हमें पीवाईक्यूज को एनालाइज करना है। ये एक बेसिक तरीका मैंने बता दिया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो आपको यही है जो मैं हमेशा बोलूंगी कि हमेशा आपको थिंकर्स का नेम ध्यान रखना है सोशियोलॉजी में, किस थिंकर ने कौन सा कंसेप्ट दिया है। ये चीज आपको हमेशा हेल्प करेगी सोशियोलॉजी में, जब आप कोई भी क्वेश्चन आंसर करोगे। जरूरी नहीं है वो क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन, अगर आप अदर भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और आपको थिंकर पता है, उन थिंकर्स के कीवर्ड पता है, तो आप क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो इस तरह हमें ये चीजें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट एक और मैंने आपको क्वेश्चन लगाया है कि जैसे इसमें आपको पूछा है कंपैरेटिव मेथड, सेम आप इसमें भी देखो, आपसे थिंकर के नेम पूछे हुए हैं है कि which among the following scholars has used comparative method in their analysis। ठीक है, तुलनात्मक विधि किस थिंकर ने, विद्वानों ने प्रयोग की है, तो ये हमें पूछा गया है। तो अब आपको जैसे सेम मैंने आपको बोला था रिसर्च के टॉपिक में भी कि आपको रिसर्च का मेथड पता होना चाहिए, जिस भी थिंकर ने उसके बारे में बात की है वो आपको पता होना चाहिए। तो ये हमें पता करना है। अब जैसे इसका आंसर आपको पता हो तो ठीक है। जैसे इसका आंसर है एमाइल डर्कहाइम, हर्बर्ट स्पेंसर एंड मैक्स वेबर। तो ये मैं आपको बता देती हूँ कि ये इसका आंसर है, वो मैं आगे बताऊंगी कैसे। अब जैसे इसे आपने आंसर तो ठीक है चलो आपको पता है, बट आपको ये भी पता होना चाहिए कि किस स्टडी में कंपैरेटिव मेथड को इस थिंकर ने यूज किया था। तो इस तरह से पूरा डीप में हमें अच्छे से एनालिसिस करना है। जैसे एमाइल डर्कहाइम ने कंपैरेटिव मेथड क्या होता है, हमें दो चीजों की तुलना करती है, आपस में कंपेयर करना होता है कि क्या डिफरेंस था, क्या सिमिलैरिटीज थी। ये सारी चीजें हम कंपैरेटिव मेथड में करते हैं। तो डर्कहाइम का मैंने अभी आपको बताया कि उन्होंने 2 टाइप्स ऑफ सॉलिडेरिटी हमें दी थी, मैकेनिकल सॉलिडेरिटी एंड ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी। तो इन दो सोसाइटीज के बारे में स्टडी करने के लिए डर्कहाइम ने जो है कंपैरेटिव मेथड यूज किया था। मोस्टली मैकेनिकल और ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी में क्या डिफरेंस होता है इसका पता लगाने के लिए जो है डर्कहाइम ने कंपैरेटिव मेथड यूज किया था। तो जब आपने ये क्वेश्चन आया तो आपने रिवाइज कर लिया कि डर्कहाइम ने किस में कंपैरेटिव मेथड यूज किया था, फिर आपने इनके बारे में भी पढ़ लिया कि मैकेनिकल सॉलिडेरिटी क्या होती है, ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी क्या होती है। तो ये हो गया। नेक्स्ट है हर्बर्ट स्पेंसर हमारे, तो उन्होंने मिलिटेंट एंड इंडस्ट्रियल सोसाइटी के बीच में कंपैरिजन किया था। ये इनकी बहुत फेमस स्टडी है, अगर आपने पढ़ा हो, और मैं भी जैसे आगे आपको क्लासेस दूंगी तो आपको पढ़ाऊंगी ये चीज। तो ये हर्बर्ट स्पेंसर ने इस तरह से कंपैरेटिव मेथड यूज किया था कि मिलिटेंट सोसाइटीज में क्या फीचर्स हुए थे, तो इंडस्ट्रियल सोसाइटी में क्या चीजें होती, तो उनके बीच में स्पेंसर ने कंपैरिजन किया था। नेक्स्ट है मैक्स वेबर, तो उन्होंने आपको उनका फेमस बुक है प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। ये बहुत फेमस बुक है वेबर की। आई एम श्योर आप सभी ने इसका नाम सुना ही होगा। अगर नहीं सुना है तो फिर आपको जरूर इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट बुक है वेबर की, जो कि अराउंड 1904 या 1905 के अराउंड लिखी गई थी। तो इसमें वेबर ने क्या किया था, 6 कंट्रीज के रिलीजन को कंपैरिजन किया था।
जो 6 कंट्रीज थे वर्ल्ड की, अलग अलग कंट्रीज के रिलीजन उन्होंने लिए थे, उनके बीच में कंपैरिजन किया था। जैसे हिंदुइज्म है, काल्विनिज्म, ये ऐसे जो 6 डिफरेंट कंट्रीज के रिलीजन उन्होंने लिए थे, उनके बीच में कंपैरिजन किया था। तो इस तरह से मैक्स वेबर ने कंपैरिजन मेथड को यूज किया रिलीजन के टॉपिक में। तो इसलिए आपको वो रिवाइज करना है कि किस तरह से स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म में उन्होंने क्या बात की थी, हिंदू सोसाइटी के में क्या फीचर्स थे, कार्बनिज्म क्या क्या फीचर्स थे, क्या क्या चीजें। तो इससे आप ये प्रिपेयर कर सकते हो, और इसके साथ ही आप ये भी प्रिपेयर कर सकते हो कि हिंदू सोसाइटी में से क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे जो वो कैपिटलिज्म पे इतना आगे नहीं बढ़ पाई, या कार्बनिज्म पे ऐसे क्या फीचर्स थे जिससे वजह से उन्होंने कैपिटलिज्म में ग्रोथ किया। तो ये सारी चीजें इस तरह से हमें प्रिपेयर करनी है कि कैसे हम एक टॉपिक से बाकी के टॉपिक हम प्रिपेयर कर सकते हैं। ये तो चलो इसमें 3 ही थिंकर्स आपसे पूछे हैं कि इन्होंने कंपैरेटिव मेथड यूज किया था, बट आपको अपने माइंड में और भी रिवीजन करना है कि और कौन से ऐसे थिंकर्स थे जिन्होंने कंपैरेटिव मेथड यूज किया है। तो फॉर एग्जाम्पल रेडक्लिफ ब्राउन भी हमारे थे, उन्होंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्राइबल सोसाइटीज में कंपैरिजन मेथड यूज किया था। जीपी मर्डॉक हैं हमारे, जिन्हें हम फैमिली के टॉपिक में पढ़ते हैं, तो डिफरेंट फैमिलीज, किनशिप, इन सब के बारे में उन्होंने कंपैरिजन मेथड यूज किया था। तो इस तरह से हमें प्रिपेयर करना है कि क्या हमारे थिंकर्स हैं और क्या नए नए क्वेश्चन उनसे बन सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमें प्रिपेयर करनी है। तो ये मैंने आपको सिखा दिया कि कैसे आप पीवाईक्यूज को एनालाइज करते हो। ये 2 एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए कि ऐसे ही आपको एक टॉपिक से बाकी के 4 नेक्स्ट 4-5 टॉपिक कैसे प्रिपेयर करने हैं, तो वो चीज़ आज मैंने आपको बता दी। इसी तरह से अब आपको अपनी आगे की प्रिपरेशन भी स्टार्ट करनी है। नेक्स्ट जो एक और टाइप का हमारा क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया था कि आपको हमेशा कीवर्ड से स्टडी करनी पड़ेगी। जैसे जो वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं, वो कहने के लिए सबको लगता है कि ठीक है एमसीक्यू क्वेश्चन है हम कर लेंगे, बट कभी कभी यही क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ हो जाते हैं हमारे लिए। जैसे सोशियोलॉजी में हमेशा हमें डेफिनेशंस वगैरह पूछी जाती हैं, या स्टेटमेंट हमें दिया जाता है और पूछा जाता है कि ये इस बारे में किसने बात की है, तो वो आपको थिंकर्स का नेम उसमें बताना होता है। आप अक्सर आप देखोगे सोशियोलॉजी में, जो पुराने स्टूडेंट हैं उनको पता होगा, या जो अभी फर्स्ट टाइम स्टार्ट कर रहे हैं, आपने भी आई एम श्योर कभी ना कभी पेपर देखा ही होगा। तो आपको हमेशा देखना, आपको मोस्टली थिंकर्स के नेम से ही क्वेश्चन आते हैं, इस टाइप के ही क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं, कंसेप्ट भी पूछे जाते हैं, बट थिंकर के नेम अक्सर हमसे पूछे ही जाते हैं। तो वो चीज़ हमें प्रिपेयर करनी है। अब इस क्वेश्चन का हम आंसर कैसे निकाल सकते हैं, तो वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे क्वेश्चन ये है, Whose sociology had outlined a method for the study of ideas as function of social environment। अब ये ऐसा टॉपिक है जो आपको डायरेक्टली कहीं नहीं मिलेगा, आपको समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से करना है, बट अगर आप इसमें, अब हमें इसमें कीवर्ड्स फाइंड करना ट्राई करना है कि क्या हम कीवर्ड्स लगा सकते हैं। तो इसमें स्टडी ऑफ आइडियाज के बारे में बात की है। अगर आपने थोड़ा भी सोशलॉजी पढ़ा हो, अगर मेरे भी अभी आपने जैसे अभी मेरे 9-10 ही क्लासेस हुए हैं, बट ये कीवर्ड मैंने आपको शायद 2-3 बार बता दिया कि कार्ल मेनहाइम है, उनका कंसेप्ट है आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया। उनकी एक बहुत फेमस बुक है। ठीक है, तो ये भी अगर आपको पता है तो भी आप इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हो, क्योंकि इसमें कीवर्ड हमारा दिया है हमें आइडियाज। तो अगर ये कीवर्ड आपने फाइंड आउट कर लिया तो आप इजीली पता लगा सकते हो कि इस क्वेश्चन का आंसर जो है कार्ल मैनहाइम है, क्योंकि आइडियोलॉजी इन यूटोपिया या आइडियाज से रिलेटेड जो कुछ कंसेप्ट हैं उसमें मोस्टली कार्ल मैनहाइम ने टॉप काम किया है। और बाकी जो ऑप्शन है वो आप एलिमिनेट भी कर सकते थे, क्योंकि इसमें से किसी ने इन टॉपिक पर काम नहीं किया है। जैसे कार्ल मार्क्स है, वो मोस्टली कैपिटलिज्म और एक्सप्लॉयटेशन इन सब में हम पढ़ते हैं। कार्ल पियर्सन में हम मोस्टली इन्हें स्टैटिस्टिक्स में पढ़ते हैं, जिन्होंने मीन मोड मीडियन के बारे में, ये सारे हाइपोथेसिस टेस्टिंग में ये सारे कंसेप्ट हमें दिए हैं। गुनार मैडब्राल को हम इकोनॉमी के चैप्टर में पढ़ते हैं, इकोनॉमी एंड सोसाइटी। तो ये सारे इस तरह से आप एलिमिनेट भी कर सकते थे कि इन थिंकर्स ने तो इस पर काम नहीं किया है। तो इस तरह से हमें कीवर्ड्स और चॉइस एलिमिनेशन लगाकर अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं और आगे के लिए प्रिपेयर करना है। तो ये एक और तरीका मैंने आपको बता दिया। ऐसे ही बाकी जो थिंकर्स होते हैं उनके भी आपको कीवर्ड्स फाइंड आउट करने हैं, अपने तरीके से उनके कीवर्ड्स बनाओ, अपने आपको सेल्फ नोट्स बनाने हैं, उसमें भी इन कीवर्ड्स को आपको इंक्लूड करना है। तो ये इस तरह से हमें प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट देखो, एक और मैंने आपके लिए क्वेश्चन लगाया है, तो ये हम पढ़ लेते हैं। Who among the following gave the essential idea of explaining individual phenomena by the state of collectivity
एंड नॉट स्टेट ऑफ कलेक्टिविटी बाय इंडिविजुअल फिनोमेना। तो अब आपको इसमें पूछा है कि किसने कलेक्टिव सोसाइटी के बारे में बात की है, तो अगेन कीवर्ड हमें फाउंड आउट करना है, और जिन्होंने इंडिविजुअल फिनोमेना को रिजेक्ट किया है या इंडिविजुअलिटी पे ज्यादा फोकस जिन्होंने नहीं किया है। तो अगर आपने इसमें से अब आप देखो तो जो सारे ही कहीं ना कहीं हमारे मैक्रो थिंकर्स हैं, तो सबसे पहली बात अगर कलेक्टिविटी की बात आ रही है तो जहाँ तक है वो टॉपिक मैक्रो सोशलॉजी का ही होगा। माइक्रो इंडिविजुअल जो फिनोमेना की अगर बात हो रही है तो वो हम माइक्रो सोशलॉजी में पढ़ते हैं, बट यहाँ मैक्रो सोशलॉजी की बात हो रही है तो मोस्टली हम मैक्रो थिंक कलेक्टिविटी की बात हो रही है तो हम मैक्रो सोशलॉजी पे ही फोकस करेंगे। अब यहाँ हमें ऑप्शंस ऐसे दिए हैं कि सारे ही मैक्रो थिंकर है, तो ये चीज तो हमारी वर्क नहीं की। बट अगर आपने दरखाइम के बारे में बात की हो तो उन्होंने इस चीज के बारे में हमेशा बोला है कि इंडिविजुअल से मिलके सारे इंडिविजुअल को इकट्ठा करके ही सोसाइटी या स्टेट बनता है। तो यही चीज हमसे पूछी गई थी कि कलेक्टिविटी कलेक्टिव सोसाइटी के बारे में किसने बात की है, तो ये सोसाइटी एज अ होलिज्म, सोसाइटी एज अ होल किसने देखा, तो ये डर्कहाइम का कंसेप्ट है, उन्होंने इस बारे में बात की है। तो इस तरह से आपको कीवर्ड्स पकड़ने हैं क्वेश्चन में। पूरा क्वेश्चन अगर आप सॉल्व पढ़ने जाओगे तो वो आपके लिए डिफिकल्ट भी हो जाएगा अगर आप डायरेक्ट ही ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने जाओगे। तो जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं आप उन्हें अंडरलाइन करो, ट्राई करो कि क्या किस जो मेन एक ना कोई एक वर्ड ऐसा होता है क्वेश्चन में जिसके बारे में हमें बात की जा रही है या उस वर्ड से ही हमारा जो है आंसर निकलता है। तो उस वर्ड को हमें ढूंढने का ट्राई करना है कि क्या वो वैसा वर्ड है जिससे हमारे क्वेश्चन निकल सकते हैं, क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगेन आप देखो सेम थिंकर्स वाले ही क्वेश्चन हमसे पूछते हैं, तो वही चीज आपको उस तरह से प्रिपेयर करनी है। तो इस तरह से सेम आपको कीवर्ड्स ढूंढने हैं। नेक्स्ट आप देखो जैसे ये कार्ल मेनहाइम का एक क्वेश्चन है, तो इस तरह की एमएसओज भी हमसे पूछे जाते हैं कि एक कार्ल मेनहाइम की थ्योरी से रिलेटेड आपको चार पांच ऑप्शंस दे दिया, अब आपको कोर्स में से करेक्ट आंसर सिलेक्ट करना है। तो अब इतने लेंदी क्वेश्चंस को हम सॉल्व कैसे करें, तो सबसे पहले तो हमें ट्राई करना है कि हम ऑप्शन पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ये चीज भी आपको नोट करनी है कि करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट पूछा है। तो इसमें भी मोस्टली स्टूडेंट से मिस्टेक होती है। सपोज क्वेश्चन में इनकरेक्ट पूछा है और आप करेक्ट आंसर टिक करके आ जाते हो तो वो चीज आपको कंफ्यूजन हो जाती है। अब आप ऑप्शंस देखो, ये हमारे ऑप्शंस दिए हैं, तो इसमें आप देखो ए ऑप्शन जो है वो हमारा सब में आ रहा है, बी ऑप्शन भी हमारा सब में आ रहा है। इसमें हमसे करेक्ट स्टेटमेंट के बारे में ही पूछा गया है। तो ए और बी तो मतलब 100% करेक्ट है हमारे, तो उनको अभी हम पढ़ने में ज्यादा टाइम वेस्ट अपना नहीं करेंगे। ये मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ कि एग्जाम में किस तरह से हमें टाइम सेव करना है। तो ए और बी तो हमारे सब सही ही है, तो हम उसमें अभी पढ़ने में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अब बाकी के ऑप्शन में हमें चेक करना है, तो जैसे ई देखो, ई सिर्फ दो में आ रहा है, तो अगर मैं इसको भी पहले चेक कर लूँ तो मेरा आंसर सही निकल सकता है। तो इस तरह से मुझे लगाना है। तो आप देखो अब जैसे हम पढ़े ई ऑप्शन, अकॉर्डिंग टू मैनहाइम द सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज कैन लीड टू साइंटिफिक गाइडेंस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल आपका सही है अगर आपने मैनहाइम के बारे में पढ़ा हो। नेक्स्ट अब हम देखते हैं नीचे से, अब हम पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि ऊपर के दो ऑप्शन हमारे सही। नेक्स्ट अगर हम पढ़ते हैं, मैनहाइम हैज नॉट रिटन द बुक आइडियोलॉजी एंड यूट्यूब। तो ये चीज तो यही गलत हो गई, ये आपको रूट वर्ड फाइंड आउट करनी है। जैसे इसमें नॉट लिखा है तो यहीं से आपका क्वेश्चन गलत हो गया, मतलब डी ऑप्शन तो 100% आपका गलत होने ही वाला है। तो आगे तो डी ऑप्शन जिसमें आ रहा है उसको हमें हटा देना है, तो ये भी हटा, ये भी। तो करेक्ट आंसर हमारा हो गया ऑप्शन नंबर डी, जो कि है ए बी सी एंड ई। तो इस तरह से हमें चॉइस एलिमिनेशन लगाना है। हमेशा ऐसे वर्ड जब भी क्वेश्चन में ऐसे लगा हो नॉट करेक्ट या इस टाइप से अगर लिखा हो तो आपको उसको ध्यान से पढ़ना है। ऐसा भी नहीं करना है कि जहां भी नोट आ रहा है उसको गलत ही कर दो, ऐसा भी नहीं करना है। बट आपको उसको ध्यान से पढ़ना है कि क्या इसमें पूछा गया है। जैसे ऑलवेज जैसे अगर वर्ड्स आ जाते हैं कि ये स्टेटमेंट हर जगह सही हुआ तो उस स्टेटमेंट को आपको ध्यान से पढ़ना है। तो ये चीज हमें हमेशा अपने क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम ध्यान से पढ़नी है। तो देखो सिर्फ अगर आप दो ऑप्शन ही हमने पढ़े तो उससे भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया क्योंकि ए और बी तो सही थे।
सी को हमें चेक करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि जैसे अगर हमने नीचे से पढ़ना स्टार्ट किया तो हमारे दो ऑप्शन से ही आंसर निकल गया। तो इस तरह से आपको ऑप्शन के थ्रू फाइंड आउट करना है कि कैसे हम इजी वे में अपने आंसर निकाल सकते हैं, कैसे हम टाइम सेव कर सकते हैं एग्जाम टाइम में अपना। क्योंकि काफी लेंदी पेपर अब आने लगा है, तो हमें ज्यादा से ज्यादा ट्राई करना है कि कैसे हम टाइम अपना सेव करें, जिससे हम सही से जो जहां हमें टाइम की जरूरत है उन क्वेश्चन को हम टाइम दे पाए। तो इस तरह से आपको चॉइस एलिमिनेशन करना है। तो ये एक और ट्रिक मैंने आपको बता दी कि किस तरह से हमें एमएसओ क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ये मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट हिंदी में भी देख लीजिए कि जैसे यहाँ पे लिखा है नामक पुस्तक का लेखन नहीं किया है, तो इन ऑप्शन को हमें हटा देना है। और ऐसे बाकी की ए और बी सब में सही है, तो इसमें अभी हम चेक नहीं करेंगे। बट जब आप प्रिपेयर कर रहे हो आंसर्स, जैसे एक टॉपिक से आपको बाकी सारे टॉपिक प्रिपेयर करना है, जैसे इसमें मोस्टली कार्ल मैनाइम के सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज के बारे में बात होगी, तो आपको कार्ल मैनाइम का ये टॉपिक प्रिपेयर करना है कि सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज के बारे में उन्होंने क्या कहा था। जिससे अगर नेक्स्ट टाइम इस टॉपिक के बारे में क्वेश्चन आए तो आप उसे बहुत इजीली आंसर कर पाओ। तो इस तरह से हमें इस टॉपिक को प्रिपेयर करना। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक। तो अब मैं एक और आपको ट्रिक बता देती हूँ कि कैसे मैच द फॉलोइंग में हम कीवर्ड्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, किस तरह से हम आंसर निकाल सकते हैं। तो वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे सबसे पहले यहाँ पर आप देखो एनालिटिक हर्म्यूनेटिक्स के बारे में बात की गई है। तो आप इन ऑप्शंस को देखो, जैसे मुझे एक ही ऑप्शन दिख रहा है जहाँ पर सेम एनालिटिक के बारे में बात हो रही है, मतलब ए का तो मेरा थर्ड होने वाला है। तो यहाँ मुझे दो ही ऑप्शन ऐसे दिख रहे हैं जिसमें ए का थर्ड है, तो ये ऑप्शन मैं हटा दूंगी एंड लास्ट वाला भी मैं हटा दूंगी, क्योंकि यहाँ तो नहीं हो सकता। तो ए का तो थर्ड होने वाला है। अब मैं सेकंड, जैसे और हर्म्यूनेटिक्स के बारे में पूछा है, तो हर्म्यूनेटिक्स तो मेथड ऑफ इंटरप्रिटेशन है, तो ये भी इसी दो ऑप्शन में है, तो उससे तो मुझे हेल्प मिली नहीं। अब नेक्स्ट जो है हर्म्यूनेटिक रियलिज्म। रियलिज्म आप देखो, रियलिटी कहाँ हमें अक्सर देखने को मिलती है, नेचर में। तो नेचर कीवर्ड मुझे इसमें मिल रहा है, नेचर इन इटसेल्फ एंड साइंस प्रोवाइड एन एक्सप्लेनेशन। तो जो रियल चीजें हैं, जो रियल एक्सपीरियंसेस हैं, वो अक्सर हम नेचर में ही कर पाते हैं। तो बी का फोर होना चाहिए। तो उस हिसाब से मेरा जो आंसर है तो मुझे मिल गया कि ऑप्शन ए होने वाला है। तो इस तरह से मैच द कॉलम में हम एक ऑप्शन से या दो ऑप्शन से अपने आंसर्स निकाल सकते हैं। पहले ऐसा होता था कि एनटी के क्वेश्चन थोड़े इजी आते थे, एक ऑप्शन से भी सारे हो जाते। अभी भी ऐसा होता है, कुछ क्वेश्चन आपको मिल ही जाएंगे, एक या दो से तो अक्सर हमारे क्वेश्चन हो ही जाते हैं। और अगर बहुत ज्यादा आपकी किस्मत खराब है तो आपको तीन ऑप्शन भी चेक करने पड़ सकते हैं। तो इस तरह से हमें अपने मैच द कॉलम वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है, उन्हें इस तरह से प्रिपेयर करना है। अब जैसे ये आपने पढ़ लिया, तो ये आपको एक बहुत अच्छा टॉपिक भी मिल गया आपको इस क्वेश्चन से, कि चलो हर्म्यूनेटिक्स तो हमने पढ़ा ही था, बट हर्म्यूनेटिक्स के थ्री डिफरेंट टाइप्स भी होते हैं, तो ये तीनों टाइप को भी हम इस क्वेश्चन से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो सिंपल आप इनके बारे में पढ़ सकते हो कि एनालिटिक हर्म्यूनेटिक्स क्या होती है, हर्म्यूनेटिक रियलिज्म क्या होता है, हर्म्यूनेटिक आइडियलिज्म क्या होता है। तो इस तरह से एक टॉपिक से हमें बाकी के और टॉपिक्स भी प्रिपेयर करने हैं, और इस तरह से उन क्वेश्चन के आंसर हमें फाइंड आउट करने हैं। तो ये एक और मैच द कॉलम को सॉल्व करने का ट्रिक था। हिंदी में भी देख लीजिए, जैसे यहाँ पर विश्लेषण विश्लेषणात्मक शास्त्र मीमांसा के बारे में बात की है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है शास्त्रार्थ मीमांसा। यथार्थवाद की बात की है तो वो आपको प्रकृति में देखने को मिल जाती है। शास्त्रार्थ मीमांसा एक निर्वाचन का पद्धति शास्त्र है। तो इस तरह से हमें प्रिपेयर करना है चीजों को। नेक्स्ट एक और टाइप का क्वेश्चन है, देखिए अगेन मैंने आपको बताया कि आपको लेंथी क्वेश्चन ही मिलने वाले हैं एग्जाम में, इस तरह के ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो इन्हें हमें कैसे सॉल्व करना है, सेम आपके एमएसओ है, तो कैसे हम ऑप्शन को करेक्ट कर सकते हैं इसमें। अब जैसे इसमें भी मैं आपको ऑप्शन देती हूँ, तो मैं क्या करती हूँ, मैं स्टार्टिंग से पढ़ने की जगह नीचे से पढ़ना स्टार्ट करती हूँ। तो सपोज मैंने नीचे से पढ़ना स्टार्ट किया कि स्टैटिक्स इज द मैथमेटिकल मेथड यूज्ड टू एनालाइज न्यूमेरिकल डेटा। तो स्टैटिक्स की बात हो रही है यहाँ पर और न्यूमेरिकल डेटा की। तो ये चीज हमें पता है कि स्टैटिक्स में अक्सर न्यूमेरिकल डेटा ही यूज होता है, तो ये पॉइंट तो हमारा सही है। अब आप देखो कि एक ही ऑप्शन है जिसमें हमारा ये पॉइंट दिख रहा है, तो मतलब हमारा आंसर तो 100% यही होने वाला है। तो इस तरह से एक ऑप्शन पढ़ के भी आप आंसर निकाल सकते हो। चलो यहाँ तो एक से हो गया,
बट मैं आपको बाकी के पॉइंट्स भी पढ़ के बता देती हूँ कि किस तरह से वो क्यों नहीं हो सकते, तो वो हम पढ़ लेते हैं। अब यहाँ पे आप देखो क्वांटिटेटिव रिसर्च के बारे में बात हो रही है, तो इस तरह से आपको वर्ड्स पकड़ने हैं कि किसके बारे में बात हो रही, देन फिर उसका कीवर्ड आपको फाइंड करना है। तो क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड्स डू नॉट रिक्वायर स्टेटिस्टिकल मेथड फॉर कलेक्टिंग एंड रिपोर्टिंग डेटा। तो ये तो बिल्कुल ही उल्टी बात इन्होंने यहाँ पर बोल दी कि अगर क्वांटिटेटिव मेथड की बात हो रही है तो स्टैटिस्टिकल मेथड क्यों नहीं यूज होंगे, भाई जरूर यूज होंगे। तो ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि स्टैटिक्स में मोस्टली अभी हमने पढ़ा कि न्यूमेरिकल्स नंबर्स वगैरह होते हैं। तो ये डू नॉट वाली चीज मैंने आपको बताया था अभी पहले कि ऐसे चीजों पे हमें ध्यान देना है। तो ये ऑप्शंस तो हमारा गलत हो गया, क्योंकि क्वांटिटेटिव मेथड में अक्सर स्टैटिस्टिकल मेथड ही यूज होते हैं हमारे। नेक्स्ट हम ऑप्शन पढ़ते हैं inferential statistics does not allow researcher to use data from a relatively small group to speculate with some level of certainty about a larger group। अगेन सेम डू नॉट लिखा है, जबकि ऐसा नहीं होता। इन्फरेंशियल स्टैटिक्स में तो हम स्मॉल ग्रुप से भी डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, तो ये पॉइंट भी हमारा गलत हो गया इसमें। नेक्स्ट है क्वालिटेटिव रिसर्च इज एनी रिसर्च मेथड दैट इन्वॉल्व्स द एनालिसिस ऑफ न्यूमेरिकल डेटा डिराइव्ड यूजुअली फ्रॉम सर्वेज एंड एक्सपेरिमेंट। तो ये भी बिल्कुल अपोजिट बात उन्होंने लिख दी है, क्योंकि न्यूमेरिकल डेटा की अगर बात हो रही है तो हमेशा क्वांटिटेटिव मेथड ही हम यूज करते हैं न्यूमेरिकल डेटा में। अगेन और यहाँ पर सर्वे और एक्सपेरिमेंट की बात हो रही है, तो ये भी हमारे दोनों क्वांटिटेटिव मेथड्स हैं, तो ये ऑप्शन भी हमारा टोटली गलत हो गया। नेक्स्ट है क्वांटिटेटिव रिसर्च इज एनी रिसर्च मेथड दैट इन्वॉल्व्स द एनालिसिस ऑफ न्यूमेरिकल डेटा डिराइव्ड यूजुअली फ्रॉम सर्वेज एंड एक्सपेरिमेंट। तो ये बात बिल्कुल ठीक लगे लिखी है इन्होंने कि क्वांटिटेटिव डेटा है तो न्यूमेरिकल मेथड ही डेटा ही उसमें यूज होगा, और सर्वे और एक्सपेरिमेंट की बात की है तो उसमें भी हमारा न्यूमेरिकल डेटा ही यूज होता है। तो इस तरह से हमने देखा कि कैसे हम ऑप्शंस में रूट वर्ड्स पकड़ के अपना आंसर निकाल सकते हैं। पूरा बार बार क्वेश्चन को हमें पढ़ना नहीं पड़ेगा, हम एक बार में ही अपना आंसर निकाल सकते हैं। बट जल्दी करने के चक्कर में हमें क्वेश्चन को ध्यान से मिस मत कर देना, उसे अच्छे से ध्यान से पढ़ो, एक ही बार में इतना अच्छे से पढ़ो कि आपका एक ही बार में आंसर निकल जाए। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। मैंने नीचे से पढ़ना स्टार्ट किया, आप ऊपर से भी कर सकते हैं। जैसे ऊपर फर्स्ट पॉइंट में ही हमें क्वांटिटेटिव मेथड के न्यूमेरिकल की बात की, और सेकंड में लिखा है कि क्वालिटेटिव में भी न्यूमेरिकल मेथड। तो ये चीज अगर फर्स्ट हमारा सही है तो ये तो 100% गलत हो गया। तो आप कहीं से भी पढ़ना चालू करो, बस आंसर आपका सही निकलना चाहिए। तो इस तरह से हमें प्रिपेयर करना है। तो हिंदी में भी देख लीजिए, जैसे मात्रात्मक बोध के बारे में बात की है तो यहाँ पे सांख्यिक डेटा यूज होता है। गुणात्मक की बात की गई है और सांख्यिक डेटा यूज होता है, तो ये हमारा गलत हो गया। पॉइंट फर्स्ट हमारा सही है। अनुमानित आंकड़ों शोधकर्ताओं को एक बड़े समूह के बारे में कुछ स्तर की निश्चितता के साथ अनुमान लगाने के लिए अपेक्षाकृत छोटे समूह के डेटा को उपयोग करने की अनुमति नहीं देते हैं, तो ये चीज हमारी गलत लिखी हुई है, इसमें वो हमें अनुमति देते हैं। नेक्स्ट है मात्रात्मक अनुसंधान वीडियो विधियों का डेटा एकत्रित करने और रिपोर्ट करने की सांख्यिक तरीकों की आवश्यकता नहीं होती। तो ये चीज भी गलत है, क्योंकि मात्रात्मक अनुसंधान में तो हम सांख्यिकी का ही उपयोग करते हैं। सांख्यिकी एक गणितीय पद्धति है जिसका उपयोग संख्यात्मक डेटा का विश्लेषण करने के लिए किया जाता है। तो ये बात बिल्कुल ठीक कही है कि सांख्यिकी में ही हम संख्यात्मक डेटा मतलब क्वांटिटेटिव मेथड्स का हम यूज करते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन ए और ई हो गया। तो इस तरह से आप आंसर्स निकाल सकते हो। नेक्स्ट मैंने एक और चीज आपसे पूछी है कि आपसे देखो एमएस होज ही अगेन आपको मैं सिखा रही हूँ, क्योंकि मोस्टली इसी टाइप के क्वेश्चन आपको बनते हैं। तो आपको बताना है कि सेम इसमें से कौन सा सही है। तो हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। द मॉडर्न वर्किंग क्लास इन इंडिया वॉज द ऑफस्प्रिंग ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज ट्रांसपोर्ट एंड प्लांटेशन एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड। ये बिल्कुल सही बात कही है कि ब्रिटिश पीरियड में जब इंडस्ट्रीज और ट्रांसपोर्ट सेक्टर प्लांटेशन सेक्टर ये सब डेवलप हुए, तभी जो हमारी वर्किंग क्लास निकल के आई। तो ये बात बिल्कुल ठीक कही है हमें इसमें। The Indian proletariat was formed out of the pauperized peasants and ruined artisans who became wage earners। तो ये बात भी सही कही है इसमें कि किस तरह से पीजेंट फिर वो हमारे बन गए थे प्रोलिटेरिएट, तो वो भी सही है। इंडियन वर्किंग क्लास डेवलप नेशनल एंड क्लास कॉन्शियसनेस मच लेटर देन द एजुकेटेड मिडिल क्लास।
ये हमारा एक और पॉइंट दिया है इसमें, ये लिखा है ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड द वर्कर्स ऑफ इंडिया वर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द रिस्क ऑफ। तो ये बात भी हमारी बिल्कुल सही कही है इसमें। नेक्स्ट है हमारा ड्यूरिंग द प्री ब्रिटिश पीरियड द वर्किंग वर्कर्स ऑफ इंडिया वर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द रिस्क ऑफ सिकनेस अनएम्प्लॉयमेंट ओल्ड एज एंड डेथ। तो ये सब तो आप कॉमन सेंस से भी आपको पता होगा कि ब्रिटिश पीरियड में, प्री ब्रिटिश पीरियड में कभी भी वर्कर्स को प्रोटेक्ट नहीं किया जाता था, उल्टा उनका बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन होता था उस टाइम पर। तभी उसी के बाद हमारे पीजेंट मूवमेंट्स और ये सब चालू हुए। तो ये पॉइंट तो हमारा गलत हो गया। नेक्स्ट है अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ द वर्कर्स वर प्रोस्पेरस इन कॉलोनियल इंडिया। अगर वर्कर्स प्रोस्पेरस ही होते तो फिर क्या ही प्रॉब्लम थी, फिर तो सारी चीजें ही आसान थी। पीजेंट मूवमेंट्स, फार्मर्स मूवमेंट क्यों हुए? क्योंकि वर्कर्स का बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, ये सारी चीजें। तो इस समय तो डी और ई तो हमारे 100% गलत है। अगर डी ही गलत है तो तीन ऑप्शन तो हमारे वैसे ही एलिमिनेट हो गए, तो ए, बी और सी ही हमारा सही आंसर होने वाला है। तो इस तरह से हमें इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है, जो भी रूट वर्ड्स, जो मेन वर्ड्स हमें पकड़ने हैं, फिर हमें उन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हिंदी में भी देख लीजिए, ब्रिटिश काल के दौरान भारत के कामगार बीमारियों, बेरोजगारी, वृद्धावस्था और मृत्यु के जोखिम से संरक्षित थे। तो ये बात गलत लिखी है कि वो संरक्षित नहीं थे। उपनिवेशी भारत के कामगारों की एक विस्तृत आबादी समृद्ध थी। तो समृद्ध तो बिल्कुल भी नहीं थे, तभी तो हमारे सारे मूवमेंट्स वगैरह हुए। तो ए, बी और सी इसका सही आंसर होने वाला है, क्योंकि डी और ई ऑप्शन को हमें इसमें से एलिमिनेट करना था। तो इस तरह से हमें एमएसओ सॉल्व करने हैं। अब जैसे एक और ट्रिक मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरह से और हम चॉइस एलिमिनेशन लगा सकते हैं, तो वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे हमें क्वेश्चन दिया है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सैम्पलिंग अमंग द फॉलोइंग इन विच द इन्फ्रेंशियल स्टैटिक्स कैन नॉट बी अप्लाइड। तो ये आपको ध्यान रखना है, कैन नॉट बी अप्लाइड पूछा है। सपोज आपको नहीं पता है कि इन्फ्रेंशियल स्टैटिक्स क्या होता है, क्या मतलब इसका होता है, क्या पूछना चाह रहा है हमसे क्वेश्चन में। बट अगर आप ऑप्शंस ध्यान से पढ़ो, आपको थोड़ा बहुत भी सैम्पलिंग का आइडिया हो, तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। जैसे आप ऑप्शन पढ़ो, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, मल्टी स्टेज रैंडम सैम्पलिंग, पर्पसिव सैम्पलिंग, ये सारे ऑप्शन हमें दिए हैं। अब अगर आपने प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग पढ़ी हो और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग आपने पढ़ी हो, इतना तो आपको बेसिक पता होना ही चाहिए, क्योंकि सैम्पलिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए। मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए थे, उसमें भी बताया था कि सैम्पलिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए। तो इतना तो हमें प्रिपेयर करना ही है कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होती है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होती है, उसके जितने भी टाइप्स हैं वो हमें पता होने चाहिए। तो अगर इस क्वेश्चन में आप देखो, जो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है और स्ट्रेटिफाइड और मल्टी स्टेज रैंडम सैम्पलिंग है, ये तीनों जो हमारे हैं, ये प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का टाइप है हमारा। ये तीनों हमारे प्रोबेबिलिस्टिक सैम्पलिंग में आते हैं। और जो पर्पसिव सैम्पलिंग है, सिर्फ एक ही इकलौता ऐसा है जो कि नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का टाइप है। तो अगर आपको क्वेश्चन नहीं भी पता है इसका, इन्फ्रेंशियल स्टैटिक्स का मतलब क्या होता है, तो भी आप आंसर कर सकते थे, क्योंकि इन चारों में से सिर्फ पर्पसिव सैम्पलिंग ही ऐसा है जो कि नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के बारे में बात करता है। बाकी तीनों एक कैटेगरी है। जब अगर तीनों एक ही कैटेगरी में आ रहे हैं, तो ये आपको थोड़ा सा, जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो ये चीज आपको समझ में आ जाएगी कि जब तीनों एक ही कैटेगरी के हैं, तीनों एक ही चीज, एक ही फीचर्स को फॉलो करते हैं, तो आंसर ये तो हमारा नहीं हो सकता। जो चीज अलग जा रही है वो ही इसके बारे में हमें पूछा जा रहा है, तो वो ही हमें करना है। तो इस तरह से हम हमेशा पढ़ते हैं ऑड वन आउट। तो जो चीज अलग जा रही है, जो क्वेश्चन हमारे क्वेश्चन के साथ मैच नहीं हो रहा, सपोज क्वेश्चन में करेक्ट पूछा है और कोई स्टेटमेंट करेक्ट इनकरेक्ट जा रहा है, तो हमें क्वेश्चन और आंसर की वाइब मैच करनी है। अगर वो सेम चीज के बारे में बात कर रहे हैं, तो उस तरह से इसने हमें पूछा था। इन्फ्रेंशियल स्टैटिक्स प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का ही फीचर होता है। तो सिंपल, अगर आप ऑप्शन भी देखो कि आपको अगर यही पता होगी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के नाम क्या है, अगर आपको सिंपल नेम्स भी पता है ना, तो भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे कि सिंपल नेम के बेसिस पे आपने अंदाजा लगा लिया कि ये तीनों जो है वो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के हों, और सिर्फ पर्पसिव सैम्पलिंग ऐसा है जो नॉन प्रोबेबिलिटी है, तो यही इसका आंसर है। तो इस तरह से आप ट्रिक्स लगा सकते हो। इन्हें हम एजुकेटेड लप्पा भी बोलते हैं, कि किस तरह से थोड़ा सा आप लॉजिकली दिमाग लगा के तुक्के लगा सकते हो बेसिकली।
तो यूजीसी नेट का एग्जाम आप देखो तो वो भी इतने आसानी से तुक्के भी नहीं लगते हैं। कहने को बहुत सारे लोग आपको ऐसे बोलेंगे कि ठीक है इसमें तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, आप तुक्का लगा सकते। तुक्के लगाना भी इतना आसान नहीं होता। जो पहले एग्जाम दे चुके हैं उनको पता होगा कि किस तरह से यूजीसी नेट का पैटर्न चेंज हो रहा है। तो इसे हम एजुकेटेड गेस बोलते हैं कि किस तरह से हम ट्रिक्स लगाकर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, उससे आगे कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। अब जो बिगनर्स हैं जिन्हें इनके बारे में नहीं पता, तो नेक्स्ट काम आपका ये है कि आप इन सारे प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के बारे में डिटेल में पढ़ो कि क्या होता है इन में पर्पसिव सैम्पलिंग क्या होता है, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग क्या होता है, ये सब सामान्य यादृच्छिक प्रतिचयन क्या होता है, स्तरीकृत प्रतिचयन क्या होता है। तो ये सारी चीजें अब आपको डिटेल में पढ़नी है। तो आप एक टॉपिक से सेम आप एक क्वेश्चन से नेक्स्ट 4 टॉपिक्स आप प्रिपेयर कर सकते हो। तो ऐसे आपको एक क्वेश्चन को सॉल्व करके उससे बाकी के 4 ऑप्शन को प्रिपेयर करना है, तो आपके नेक्स्ट 4 टॉपिक प्रिपेयर हो जाएं। जैसे अब इसमें सिर्फ एक ही टाइप का नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग हमें दिया है, बट नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग भी 3 से 4 टाइप की होती है। तो आप बाकी के टाइप्स भी पढ़ो कि और कौन कौन से टाइप की नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है, तो वो आपकी प्रिपेयर हो जाएगा। तो इस तरह से हमें प्रिपेयर करना है। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। होप आपको मेरे ट्रिक्स कुछ पसंद आए हों। लॉजिकल ट्रिक्स मैंने आपको बताए हैं कि किस तरह से क्या हम ट्रिक्स लगा सकते हैं, पीवाईक्यूज को कैसे एनालाइज कर सकते हैं, उनसे कैसे हम नेक्स्ट 4 या 5 टॉपिक्स हम प्रिपेयर कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें भी मैंने आपको बताई। तो इस तरह से हमें अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है। पीवाईक्यू सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रॉपर पीवाईक्यू एनालाइज करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्पेशली अभी लास्ट 3 मंथ्स हैं तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यही चीज़ मैं आपको जब आप जेआरएफ अड्डा पर कोर्स ज्वाइन करते हो तो वहां मैं आपको पीवाईक्यू एनालिसिस बहुत अच्छे से कराने वाली हूँ, और जो भी उससे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो भी मैं आपको कवर कराऊंगी, और उससे रिलेटेड फिर जो पीवाईक्यूज है वो भी हम सॉल्व करेंगे। और उन पीवाईक्यू से क्या नए हमारे फ्यूचर ईयर क्वेश्चन बन सकते हैं, तो वो सारे चीजें भी हमें प्रिपेयर करनी है। पीवाईक्यू से सिर्फ हमें क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं करने, उनसे मेनली हमें कंसेप्ट पढ़ने हैं। तो प्रीवियस ईयर कंसेप्ट पे हमें बहुत ज्यादा फोकस करना है अभी। उसी तरह से हम आगे के लिए अपने प्रिपेयर कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हो मेरे साथ प्रिपेयर करना, तो आप जेआरएफ पट्टा ऐप पर मुझे ज्वाइन कर सकते हो। और यूट्यूब पे हमारी क्लासेस 4 PM पर होने वाली हैं। तो मंडे से हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं, 90 डेज 90 टॉपिक्स, जिसमें हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को अभी नेक्स्ट 90 डेज में कवर करते हुए चलेंगे। तो आप यूट्यूब पर भी मुझे ज्वाइन कर सकते हो। मंडे, वेनेसडे एंड फ्राइडे को हमारी प्रॉपर कंसेप्चुअल क्लासेस हुआ करेंगी, जहां मैं आपको एक एक टॉपिक कंप्लीट कराऊंगी, उसे कैसे प्रिपेयर करना है वो कराऊंगी। और ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे को हमारे स्पेशल सेशन हुआ करेंगे, जहाँ मैं आपको सोशलॉजी से रिलेटेड कुछ ना कुछ वीडियो आपको प्रोवाइड करूंगी कि कैसे हम सोशलॉजी को प्रिपेयर कर सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कुछ कुछ ऐसी क्लिप्स मैं आपको दूंगी तो जिससे आप प्रिपेयर कर सको। तो 4 PM का टाइम तो आप डेली बिल्कुल लॉक कर दो कि डेली आपको वीडियोस मिलने ही वाले हैं 4 PM पर। तो 4 PM पे आपको सिर्फ सोशलॉजी पढ़ना है। तो आप बिल्कुल आ जाया करो कि 4 PM पर वहाँ आपको डेली वीडियोस देखने मिलेंगे। और मैं ट्राई करूंगी कि मंडे से लाइव क्लासेस लूँ, जिससे आप मेरे साथ लाइव प्रिपेयर कर सकते हो, लाइव क्वेश्चन पूछ सकते हो। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ मैं आपको पीवाईक्यूज भी इसमें कवर करूंगी कि जो भी हमारे उन टॉपिक से रिलेटेड जो अभी तक पीवाईक्यूज पूछे गए हैं, मैं ट्राई करूंगी कि उनको भी आपको इंक्लूड करूँ, तो वो भी आप मेरे साथ प्रिपेयर कर सकते हो। और आप जेआरएफ अड्डा पर अगर आप मुझे ज्वाइन करते हो तो वहाँ आपको प्रॉपर क्रैश कोर्स मिल जाता है, और एकदम डिटेल में पीवाईक्यू एनालिसिस भी। तो आप वहां भी मुझे ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको ये ट्रिक्स पसंद आए क्वेश्चन सॉल्व करने की, तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके मुझे बताओ कि ये ट्रिक्स आपको कितनी हेल्पफुल हुई, जिससे मैं और ऐसे वीडियोस आपके लिए लेते आ सकूं। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो ताकि बाकी सोशियोलॉजी के स्टूडेंट भी हमसे जुड़ पाए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।